गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, सभी कोई ऑनलाइन क्लास को अच्छे ढंग से समझते होंगे, पढ़ते होंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब ऑनलाइन क्लास होती है तो उस समय आप अपने साथ बुक को ज़रूर रख लें, क्योंकि सभी बातें या सभी चीज़ें जो होती हैं आपको ऑनलाइन क्लास में जो वीडियो हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत सारी बातें छूट जाती हैं। और इसीलिए आप लोग सभी कोई बुक साथ में रखकर देखते चलेंगे, और अगर कोई ऐसा चीज़ छूट जाता है या रह जाता है तो आप लोग निश्चित तौर पर हमें पूछने का काम करेंगे। तो आज हम लोग वर्ग 8वां का विषय भूगोल यानी हमारे संसाधन में अध्याय 2 जो है मृदा, भूमि, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन है। और यह चूंकि लंबा विषय है, लंबा टॉपिक है, और इसीलिए इसे हमने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले पहला भाग में, चूंकि आज आप लोग पहला भाग देख रहे हैं, तो पहला भाग में हम लोगों ने भूमि और मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पढ़ने से पहले आप लोग मुकेश सर ऑनलाइन क्लास का जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग सभी को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, ताकि हमें यह पता चलेगा कि कितने सारे बच्चे जो हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ऐसे लाइक का जो है ज़्यादा आ रही है, इससे ये हम लोग को भी पता चल रहा है कि आप लोग सभी वीडियो को देख रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा के बारे में, यानी भूमि, मृदा। तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में जो विज्ञान का वीडियो बना था उसमें हम आप लोग को बताए थे कि हमारी पृथ्वी का अगर 4 भाग कर दिया जाए तो 3 भाग जल है और 1 भाग मृदा है, मिट्टी है, भूमि है। तो लगभग अगर आप देखा जाए तो भूपृष्ठ का कुल क्षेत्रफल यानी जितना हमारा भूपृष्ठ है उसका 30% भाग ही भूमि है। यानी जितना हमारा पृथ्वी का हिस्सा है उसका 30% भाग ही भूमि है, बाकी 70% हिस्सा में जल है। और इसी भूमि में हम लोग सभी जो है आवास है, ठीक है, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, पहाड़ है, दलदल है, वन है, नदी है, झील है, ठीक है, मरुस्थल है, इसी 30% हिस्सा में। यानी हमारा जो भूमि है उसमें प्रायः हम लोग सभी काम जो है चलना बुलना, सड़क निर्माण होना, भवन निर्माण होना, खेती बाड़ी करना, तालाब हो गया, नहर हो गया, झील हो गया, ठीक है, पार्क हो गया, वन हो गया, पहाड़ हो गया, बड़े बड़े पहाड़ हो गए, ये सभी जो है भूमि पर ही उपलब्ध है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भूमि जो होता है यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। यानी खास करके अगर आप देखेंगे तो यह जो कोई देखें पहाड़ में जो है ये खेती बाड़ी करते हुए नहीं, नदी में खेती बाड़ी करते हुए नहीं, भूमि ये समुद्र में खेती बाड़ी करते हुए नहीं, तो यह कहाँ होता है? भूमि पर होता है। यानी खास करके जो मैदानी इलाका है, पठारी इलाका है, ठीक है, या नदी घाटी, नदी के किनारे है ना, तो इन सारे क्षेत्रों पर भूमि उपलब्ध है और इसलिए क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यानी जो मैदानी भाग है या नदी के किनारे है, आप देखिएगा कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वह सभी नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। जैसे दिल्ली यमुना नदी के किनारे, बोकारो दामोदर नदी के किनारे, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। इसकी एक लंबी कहानी है जो बाद में कभी हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, हम लोग संसाधन में देखेंगे कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हम लोग भूमि पर ही सारा कार्य करते हैं। यानी अगर भूमि नहीं होती तो शायद पेड़ पौधे भी नहीं होते, फसल भी नहीं होता, कृषि बाड़ी भी नहीं होती, हम लोग घर भी नहीं बना पाते, और बहुत सारे जो हमारे कल कारखाने हैं वो सभी भूमि पर ही उपलब्ध हैं। इसीलिए भूमि भी एक बहुत बड़ा संसाधन है। हम लोग भूमि पर बहुत सारे कार्यों को उपयोग करते हैं, जैसे कृषि करना, वानिकी, खनन, गृह निर्माण, सड़क, उद्योग की स्थापना, ठीक है,
इसे भूमि उपयोग कहते हैं। यानी भूमि उपयोग कहने का मतलब है कि जिस भूमि का हम लोग उपयोग करते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी में करने में हो, सड़क निर्माण करने में हो, या बिल्डिंग बनाने में हो, या फैक्ट्री बनाने में हो, या कोई भी यूज जो हम लोग जमीन को करते हैं, तो वो होता है भूमि उपयोग कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भूमि का उपयोग, यानी एक छोटा सा सारणी हम बनाए हैं कि विश्व में लगभग 11% जो है जमीन, भूमि जो हम लोग यूज करते हैं वह है कृषि के लिए, चारागाह के लिए 26%, वन जो है 31% और अन्य कार्यों के लिए 32%। वहीं पर भारत में जो है कृषि के लिए 57%, चारागाह के लिए 4%, वन के लिए 22% और अन्य कार्यों के लिए 17%। उसी तरह से अगर हम लोग झारखंड में देखते हैं तो 23% ही जो है वो कृषि भूमि का उपयोग करते हैं, चारागाह के लिए 1% और हमारे यहाँ प्रति जमीन, ठीक है, टाड़ हो गया या कुछ भी जो प्रति है जिसका कुछ किसी चीज में उपयोग नहीं करते हैं, वो 26% है, वन के लिए 29% है और अन्य कार्यों के लिए 21% है। जो कि आप लोग पेज नंबर 9 में आप ये देख सकते हैं, ये झारखंड का है जिसमें से 23% हम लोग जो है कृषि के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है भूमि का प्रयोग जो है विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। भूमि के उपयोग में अक्सर देखिएगा कि भूमि का उपयोग जो होता है हम लोग बहुत सारे कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कि आपका जो होता है बस्ती बनाने निर्माण के लिए, सड़क मार्ग बनाने के लिए, रेल मार्ग बनाने के लिए, उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए, औद्योगिकरण के लिए, व्यापारिक क्रियाकलाप को बढ़ाने आदि कार्यों में भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूमि जो होता है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और यह भूमि जो होती है इसका हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर जो है विनाश हो रहा है और इस विनाश को बचाने के लिए हम लोग जो है बहुत सारे पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ रही है। यानी जो हम लोग जमीन होता है, भूमि होता है, उसका सही उपयोग नहीं करने के कारण से जो है वह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं? तो जैसे सबसे पहले हम लोग भूमि को, चूंकि भूमि अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जीवन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए हमें जमीन को यानी भूमि को संरक्षण करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जैसे वन रोपण हो गया, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का कम उपयोग हो गया, अतिचारण पर रोक, खनन के बाद खाली खदानों को भरना। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट इसी वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मृदा। तो मृदा क्या है? क्योंकि मृदा कहने का मतलब मिट्टी होती है। तो मिट्टी क्या है? भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत जो पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए माध्यम प्रदान करता है। यानी हमारे भूपृष्ठ का सबसे ऊपरी परत जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, पौधों के लिए जो है पौधों को विकास एवं वृद्धि के लिए माध्यम प्रदान करता है। अक्सर आप देखे होंगे कि अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो अगर आप ज़्यादा या कोई पौधा लगा रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर पौधा को ज़्यादा गहराई पर अगर रोप दिया जाए तो वह मर जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा पृथ्वी, हमारी जो मिट्टी है, उर्वरा मिट्टी है, वह कुछ ही सेंटीमीटर तक नीचे है। तो वहां तक ही जो है हमारी मिट्टी काम कर सकती है। यानी सबसे ऊपरी परत पर ही हम लोग ये काम करते हैं। मृदा का निर्माण जो होता है चट्टानों से प्राप्त खनिज कणों एवं जैव पदार्थों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा के प्रकार स्थलाकृति तथा मृदा की उर्वरता एवं जैव पदार्थ एवं खनिज के मिश्रण से निर्धारित होती है। हम लोग 7th क्लास में मृदा के बारे में बहुत डिटेल से पढ़े थे और ये हम लोग देखे थे कि मृदा जो होती है वो चट्टानों से टूटकर ही बनती है और उस पर जो है वहाँ का जो वनस्पति होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, उसके आधार पर जो है वहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता है।
तो हम लोग देखेंगे कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन है। तो सैल का रूप, सैल का स्वरूप मतलब हो गया चट्टान। चट्टान कैसा है उसके आधार पर आपका मृदा बनेगा। जलवायु, वहाँ का जलवायु कैसा है। स्थलाकृति यानी वहाँ की स्थल का आकृति कैसी है, पठारी है, मैदानी है, पहाड़ी है, मरुस्थलीय है, तो इस पर भी निर्भर करता है। जैव पदार्थ की भूमिका यानी वहाँ के जीव जंतु कैसे हैं, ठीक है, तो यह भी निर्भर करता है। तथा मृदा संगठन, अलग अलग स्थानों में ये कारक अलग अलग होती है। आप देखेंगे कि अगर आप रांची में ही अगर रांची चल जाइएगा, खास करके नगड़ी पिस्का तरफ, तो वहाँ का मिट्टी लाल है, ठीक है। अगर आप वहाँ पर जाइएगा तो पता चलेगा चारों तरफ लाल ही लाल मिट्टी है, तो वहाँ का स्थलकृति ही वैसी है। हम लोग तरफ जो है मिट्टी थोड़ा सा भुरभुरी है और काली भी है, उतना काली नहीं है लेकिन भूरा कलर की मिट्टी है। इसके बाद आ जाता है मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा परिच्छेदिका के बारे में भी हम लोग 7 क्लास में चर्चा कर चुके थे। यानी मिट्टी मृदा से निचली चट्टान तक 3 संस्तर प्राय होते हैं, जिसको संस्तर ए, संस्तर बी, संस्तर सी। अक्सर आप लोग अगर कहीं पर कुआं हो रहा है, कुआं कोड़ाई हो रहा है, या नदी में जहाँ पर मिट्टी कटाई होता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मिट्टी का विभिन्न प्रकार जो है आपको लेबल एक मिलेगा, ठीक है। तो उस लेबल को हम लोग क्या बोलेंगे, मृदा परिच्छेदिका। अब आते हैं मृदा का वर्गीकरण, यानी मृदा को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। जलोढ़ है ना, मुख्यतः हमारे भारत देश की जो मृदा है वो 6 भागों में बटी हुई है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, वन मृदा, लेटराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा। आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जो है चित्र में देख सकते हैं कि भारत में मृदा किस जगह पर क्या कौन सी मृदा पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलोढ़ मृदा। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। जलोढ़ मृदा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जलोढ़ मृदा जो होती है यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान यानी हम लोग तरह अगर भारत को 2 भागों में बांट दीजिए, एक तरफ हो गया उत्तरी भारत, एक तरफ हो गया दक्षिणी भारत, तो उत्तरी भारत का जितना भी मृदा है लमसम जलोढ़ मृदा है। यह मृदा गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना हुआ है। चूंकि उत्तरी भारत में गंगा बहती है, सिंधु हो गया आपका, है ना, और ब्रह्मपुत्र हो गया, तो ये सभी मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक भी फैली हुई है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला होने के कारण ही इसे काली मृदा कहा गया है, ठीक है। इसे रेगर मृदा भी कहते हैं, यानी काली मृदा को भी रेगर मृदा कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है और धान और गेहूं के लिए जलोढ़ मृदा। तो कपास के लिए याद रखिएगा, कपास के लिए कौन सी मृदा बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, तो वह है काली मृदा। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, यानी काली मिट्टी में जो होता है अगर आप पानी वर्षा होती है तो इसमें नमी धारण करने का क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाल और पीली मृदा। यह मृदा दक्कन पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। यह मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर एवं पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर भी पाई जाती है। यानी लाल मिट्टी जो होती है यह पहाड़ी इलाकों में भी पाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को हम बोले थे कि अगर आप रांची तरफ जाइएगा, खासकर कि नगरी पिस्का तरफ, तो वहाँ पर आपको लाल मृदा मिल जाएगी। इसके बाद आता है वन मृदा। तो वन मृदा क्या है, ये मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। यानी वन मृदा क्या हो गया, जहाँ पर वन है, जैसे पहाड़ी इलाका हो गया या पर्वतीय क्षेत्र हो गया, है ना, तो इसमें जहाँ वन पाया जाता है उसे हम लोग वन मृदा कहते हैं। इसके बाद है लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंटा। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मृदा चाय, कॉफी, काजू जैसे फसलों के लिए उपयुक्त है। लेटराइट मृदा
लेटराइट मृदा में क्या क्या हो सकता है, चाय हो गया, कॉफी हो गया, काजू जैसे फसलों के लिए उपयुक्त है। इसके बाद है छठा मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा कहने का मतलब है कि मरुस्थलीय मृदाओं पर लाल रंग और भूरा होता है। भारत के मरुस्थलीय इलाकों में यह मृदा पाई जाती है। आमतौर पर यह मृदा रेतीली और लवणीय होती है। खास करके अगर आप कभी राजस्थान जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर आपको मरुस्थलीय मृदा मिल सकती है। वहाँ का मिट्टी पूरी तरह से मरी हुई है, यानी वहाँ पर जल्दी खेती बाड़ी नहीं होता है। लेकिन आजकल आधुनिक सिंचाई के द्वारा, नहरों के द्वारा आजकल मरुस्थल में भी अच्छी फसल हो रही है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मृदा निम्नीकरण, यानी मृदा निम्नीकरण क्या है, जब मृदा की उत्पादकता घटती है, यानी याद रखना है जब मृदा की उत्पादकता घटती है तो मृदा का निम्नीकरण होता है। सामान्यतः मृदा का निम्नीकरण तब होता है जब मृदा अपर्दित होती है, मृदा में जल का अभाव अथवा मृदा जल का प्रदूषण होना। यानी मृदा की उत्पादकता, यानी उत्पादकता मतलब उत्पादन, यानी उत्पादन में अगर उसकी क्षमता कम हो रही है तो इसका मतलब वो मृदा निम्नीकरण कहला रही है। तो यह कैसी होती है, मृदा अपर्दित। मृदा अपर्दित मतलब चूंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि हमारे पृष्ठभूमि का कुछ ही सेंटीमीटर ऊपर में जो सबसे ऊपरी भाग है वही हमारे मृदा उपजाऊ मृदा है। अगर वो अपर्दन हो गया, अपर्दन मतलब मिट्टी के द्वारा पानी के द्वारा बह गया, ठीक है, पानी के द्वारा वो बह गया, अपर्दन हो गया। अपर्दन का मतलब हो जाता है कि मिट्टी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसे हम लोग अपर्दन कहते हैं, चाहे वो जल के द्वारा जाए या हवा के द्वारा जाए या कुछ भी अन्य तरीकों से। अगर वहाँ से मृदा जो उपजाऊ मृदा है अगर वो दूसरे स्थान चली गई तो उसे हम लोग मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा में जल का अभाव, यानी अगर आप देखेंगे कि मृदा में जल पाया जाता है, ठीक है, अगर आप मृदा को थोड़ा सा ले लें, है ना, और उसको एक सफ़ेद कागज़ में उसको आप मृदा को इस तरह से करेंगे रख के, तो आप देखेंगे कि उस सफ़ेद कागज़ में जो है वो पानी की मात्रा आ जाती है। तो इसे हम कहेंगे कि जल में पानी है। और अगर जल में मृदा में जल का अभाव हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो मृदा निम्नीकरण हो रहा है। अथवा मृदा जल का प्रदूषण हो जाना, यानी अगर मृदा में जो जल होता है अगर किसी तरह से वो प्रदूषण हो गया, खास करके आप देखेंगे कि फैक्ट्री के अगल बगल का जो मिट्टी होता है वह उत्पादकता उसका कम होता है। अगर अगल बगल में फैक्ट्री होगा और उसका पानी अगर मिट्टी में बह रही है, मिट्टी में अगर उसका जा रहा है, तो देखिएगा कि अगल बगल के जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी मर जाते हैं, वो पूरी तरह से जो है बंजर हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि मृदा अपर्दन यानी मृदा निम्नीकरण के कारण क्या है, वनोन्मूलन है, अतिचारण है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग है, वर्षा दोहन है, भूस्खलन और बाढ़ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वनोन्मूलन का मतलब क्या हो गया, यानी जंगलों की ज्यादा कटाई, ठीक है, वनों की ज्यादा कटाई हो जा रही है। तो वन क्या करते हैं, पेड़ जो होता है वो मिट्टी को पकड़े हुए रहता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वह दो कार्य करती हैं। एक, जो जल स्तर जमीन के नीचे होता है उसको ऊपर लाने काम करती है, और जो मिट्टी बहने वाली होती है उसको पकड़ के रखती है। तो इसीलिए वनोन्मूलन यानी वन की कटाई भी जो होता है मृदा अपर्दन निम्नीकरण का बहुत बड़ा कारण है। अतिचारण यानी पशुओं के द्वारा जब उसे हम बहुत ज़्यादा चराई करते हैं, घास चर जाती है ना, घास के साथ साथ जो है पेड़ पौधे भी चर जाते हैं, तो उससे भी मृदा निम्नीकरण होता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, अभी तो ये देखिएगा किसान लोग ज़्यादा उपज बढ़ाने के लिए अपने मृदा में, अपने फसल में बहुत ज़्यादा, मिट्टी में बहुत ज़्यादा जो है रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं और कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी मृदा निम्नीकरण होता है। वर्षा दोहन, तो वर्षा दोहन का मतलब क्या हो गया कि हम वर्षा के पानी जो है ज़्यादा उसको जब दोह रहे हैं वो मिट्टी में ना चला जाए और उसे हम लोग वर्षा का पानी यूज ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी मृदा निम्नीकरण होता है। भूस्खलन और बाढ़, भूस्खलन मतलब होता है ये पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होता है। वहाँ पर होता क्या है कि जमीन जो होती है वो घिसक जाती है ना, स्खलन मतलब घिसकना, तो भूमि घिसक जाती है जिसकी वजह से भी जो है
मृदा निम्नीकरण होता है। और बाढ़ तो जान रहे हैं कि बाढ़ जो होता है जब अत्यधिक वर्षा होती है तो खास करके निचले इलाकों, मैदानी इलाकों में बाढ़ आ जाता है, जैसे कि अभी फिलहाल बिहार में बाढ़ आया हुआ है। बिहार हो गया, असम हो गया, है ना, ये सारे क्षेत्रों पर अभी बाढ़ की प्रकोप जारी है, तो वहाँ भी मृदा निम्नीकरण होगा। तो अब ये निम्नीकरण से बचाने के लिए मृदा संरक्षण के क्या उपाय हैं? तो सबसे पहले मृदा संरक्षण के उपाय क्या हैं? समोच्च रेखीय जुताई, है ना। इस विधि में ढालू स्थानों पर जो ढालू स्थान होता है ना, समोच्च यानी समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखाओं पर बांध बनाकर एक लंबे ढाल की छोटी भागों में बदल दिया जाता है, जिसके कारण पानी एक साथ तेजी से कटाव न करके उसके विभिन्न स्थानों पर समाता जाता है। यानी समोच्च रेखाएं क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका इलाका इस तरह से है, खेत मतलब ढालू जैसा है, तो हम ढालू जैसा है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह का जमीन को कर देंगे सीढ़ी जैसा, ताकि अगर ऊपर से पानी आ रही है तो एक ही बार में वो मिट्टी को बहा के नहीं ले जाएगा। सीढ़ी जैसा अक्सर खास करके आप पहाड़ी इलाका में जाइएगा तो वहां पर सीढ़ी जैसा खेत बनाए जाते हैं, ताकि अगर वो पानी वर्षा हो रही है तो वह धीरे धीरे करके वो नीचे उतरेगी, जिसकी वजह से मिट्टी को वह बहाकर नहीं ले जा सकती है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये समोच्च रेखीय जुताई है। यानी देखिए ये पहाड़ी ढालू इलाका है, तो यहाँ पर जो है एक के नीचे एक समतली इलाका जैसा बना के खेती किया जा रहा है। रक्षक मेखलाएं, दूसरा है क्या? रक्षक मेखला। अब रक्षक मेखला क्या है? तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों पर लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। जैसे खास करके जो तटीय प्रदेश होते हैं, जहाँ तटीय प्रदेश मतलब समुद्र के किनारे वाला हिस्सा, चूंकि वहाँ पर बहुत तेज हवाएं आती हैं, और हवाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, उपजाऊ मृदा को बहा के ले जाती है। तो उसे रोकने के लिए खास करके जो मेड़ होता है, आर होता है मेड़, है ना, उस पर जो है पेड़ लगाए जाते हैं, और पेड़ जो होते हैं वो हवा की गति को रोकते हैं। उसके बाद तीसरा है क्या? फसल आपवर्तन। फसल आपवर्तन मतलब भूमि के एक टुकड़े में विभिन्न फसलों के क्रमिक उत्पादन द्वारा मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखना। जैसे भारतीय किसानों में एक बहुत बड़ा अवगुण है कि वो हर साल एक ही फसल बोते हैं, ठीक है। तो अगर हम विभिन्न फसल को, जैसे इस साल आलू रोपें तो अगले साल आलू नहीं रोपें, ठीक है, अगर इस साल गेहूं रोपे हैं तो अगले साल गेहूं नहीं रोपेंगे, यानी एक एक साल जो है हम लोग उसका विभिन्न तरह के फसलों को रोपेंगे, जिससे उसमें उत्पादकता बढ़ी रहे। उसके बाद है नियंत्रण पशुचारण। क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे कि पशुचारण भी जो होता है वह मृदा अपरदन का बहुत बड़ा कारण है ना, मृदा निम्नीकरण का बहुत बड़ा कारण है। तो हमें नियंत्रित पशुचारण, इसके अंतर्गत पशुओं को चराने के लिए कुछ क्षेत्र निश्चित कर दिए जाने चाहिए। इस तरीके को अपनाने से घास की वृद्धि होती रहती है तथा साथ ही साथ मृदा क्षरण में भी रुकावट आती है। यानी घास भी जो होता है वो मृदा निम्नीकरण को बचा सकता है। तो इस तरह से हम लोग मृदा संरक्षण के 4 उपाय पढ़े। क्या? समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, फसल आपवर्तन और नियंत्रण पशुचारण। अब आइए थोड़ा सा है झारखंड में मृदा अपरदन। झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है, जिसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है। उस समय जब तेज हवाएं चलती हैं तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती हैं। जब भारी वर्षा होती है तो पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियां बहकर चली जाती हैं। इस तरह से झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। यानी झारखंड में मृदा अपरदन का एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें लोग क्या करते हैं, खेत को जोत देते हैं जब पहली वर्षा होती है। उसके बाद क्या होता है कि पहली वर्षा के बाद वर्षा नहीं होती है तो उसमें खेत सूख जाते हैं, और बहुत हवा के द्वारा या जो सेकेंड वर्षा होती है तो उसमें बहुत सारा मिट्टी बह जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने वर्ग 8वां का अध्याय 2 का मृदा और भूमि के बारे में पढ़ा। अगर इसमें आप लोग किसी तरह से कोई परेशानी है या दिक्कत है तो आप लोग निश्चित तौर पर हमसे पूछेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाग 2 जब लेके आएंगे तो उसमें जल, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छी तरीके से घर में अध्ययन करेंगे और किसी तरह से दिक्कत होने पर मुझे पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।